लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, अल्टरनेटिंग करंट एसी सोर्स को हमने किससे कनेक्ट किया था, रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया था, और किससे कनेक्ट किया था, इंडक्टर से कनेक्ट किया था, और किससे कनेक्ट किया था, कैपेसिटर से कनेक्ट किया था। ध्यान है थोड़ा बहुत। लास्ट लेक्चर में एसी सोर्स को हमने किससे कनेक्ट किया था, रेजिस्टेंस से, इंडक्टर से और कैपेसिटर से। जो हमने यहाँ पे वोल्टेज दी थी वो कितनी दी थी, V इक्वल टू में Vm साइन ओमेगा टी। V इक्वल टू कितना था, Vm साइन ओमेगा टी। रेजिस्टेंस के केस में जब हमने निकाला था ये वोल्टेज था और ये क्या था, I था। मतलब यहाँ पे जो फेज डिफरेंस था या एंगल डिफरेंस था वो कितना था, 0 था। इंडक्टर के केस में क्या था, वोल्टेज क्या करती है, लीड करती है, करंट क्या करता है, लैग करता है। कितने एंगल से, π/2 से। कैपेसिटर के केस में क्या था, वोल्टेज इधर हो गया तो करंट क्या करता है, लीड करता है। कितने एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से। रेजिस्टेंस के अंदर जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, V होती है। V से ही हमने V इक्वल टू IR से I की वैल्यू निकाली थी, ओम्स लॉ की हेल्प से। किसकी हेल्प से, ओम्स लॉ की हेल्प से। इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, V इज इक्वल टू में LdI अपॉन में dt। यहाँ पे हमने V की वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू निकाली थी, करंट की वैल्यू निकाली थी। कैपेसिटर के केस में क्या किया था, C इक्वल टू में Q/V, और करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू में dQ/dt। यहाँ से Q की वैल्यू निकाल ली, Q कितना आ गया, C इंटू V, V की वैल्यू पुट कर दी तो I, फिर Q की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आने के बाद I में पुट कर दिया, हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, I की। ये इतनी बात समझ आई। अब रेजिस्टेंस के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, R। इंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, XL। कितना होता है, XL। कैपेसिटर के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, XC। कल बताया था ना, XC को क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। XL को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रेजिस्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो XL किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू में L के। XC किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में ओमेगा C के। XL किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू में L के। XC किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में ओमेगा इंटू C। अब देखो ओमेगा क्या होता है, बात समझो। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को क्या बोलते हैं हम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है हमारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब तुमने बचपन में 11वीं क्लास में टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, 2 अपॉन में ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में टी, और 1/t क्या होता है, एफ इज फ्रीक्वेंसी। एफ इज फ्रीक्वेंसी। तो 1/t को मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का फॉर्मूला कितना आ गया, 2πf। और कई बुक में एफ की जगह क्या लिखा रहता है, म्यू। क्या लिखा रहता है, म्यू। तो ओमेगा का फॉर्मूला कितना आ गया, 2πf। इसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, LCR सीरीज सर्किट। LCR मतलब क्या हुआ, जैसे अब तक हमने एसी सोर्स को इंडक्टर से कनेक्ट किया था अलग, कैपेसिटर को अलग, रेजिस्टेंस को अलग। अब मैंने तीनों क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, बट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब क्या होता है, एक को एक के हाथ, मतलब कि एक बंदा दूसरे का खाली एक ही हाथ पकड़ेगा और दूसरा हाथ कहां पे होएगा, बैटरी पे होएगा। कहां पे होएगा, बैटरी पे। देखो तो एलसीआर के दो मेथड है, फर्स्ट इज एनालिटिकल मेथड, एंड सेकंड वन इज फेजर मेथड। जो हम डिराइव करेंगे एलसीआर सीरीज सर्किट को हम किसके हेल्प से करेंगे, फेजर मेथड की हेल्प से। किसके हेल्प से, फेजर मेथड की। एनालिटिकल मेथड का डेरिवेशन कट चुका है तुम्हारा, खाली रिजल्ट याद रखना है और फिगर याद रखनी है। आई बात समझ। देखो इधर ये क्या था, ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया, कैपेसिटर। ये क्या हो गया, इंडक्टर। इसको किससे कनेक्ट कर दिया, एसी सोर्स से। किससे कनेक्ट कर दिया, एसी सोर्स से। तो ये हमारा क्या हो गया, सीरीज एलसीआर। क्या हो गया, सीरीज एलसीआर सर्किट। रेजिस्टेंस के केस में तुम्हें पता है वोल्टेज भी इधर रहती है
करंट भी इधर रहता है, ठीक है। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, वोल्टेज इधर रहती है, करंट क्या करता है, लीड करता है, क्या करता है, लीड। कितने एंगल से, 90 डिग्री से, π/2 से। अगर वोल्टेज इधर है, करंट कहाँ आएगा, नीचे। करंट क्या करता है, लैग करता है। करंट क्या करता है, लैग। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो किसके बराबर होगी, V इज इक्वल टू में IR, V इज इक्वल टू में IR। कैपेसिटर के केस में क्या होगी, किससे निकालेंगे, C इक्वल टू में Q/V से, फिर Q इज इक्वल टू में C इंटू V, ठीक है। उससे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, I की वैल्यू निकालेंगे। इंडक्टर के केस में वोल्टेज कितनी होती है, L di अपॉन में dt। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, C इक्वल टू में Q/V। तो V इक्वल टू कितना हो गया, Q/C। बात आई समझ। ये कौन सा मेथड हुआ, एनालिटिकल मेथड। क्या हुआ, एनालिटिकल मेथड। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, Q/C। तो ये मान लिया मैंने, ये दिस इज कैपिटल V। तो कैपिटल V किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर प्लस वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर को L से नोट करते हैं, किससे नोट करते हैं, L से। तो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है, IR, प्लस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर कितनी है, Q/C, प्लस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर सॉरी इंडक्टर कितनी है, L di अपॉन में dt। दिस इज नेट वोल्टेज। ये तुम्हारे को बस रिजल्ट और ये फिगर याद होना चाहिए। आई बात समझ में, जोड़ डाउन करो। देखो इंडक्टर के केस में करंट क्या कर रहा था, लैग। कैपेसिटर के केस में करंट क्या कर रहा था, लीड। और रेजिस्टेंस के केस में जीरो, मतलब सेम पे थे, वोल्टेज भी सेम था। और इंडक्टर भी क्या, इंडक्टर कह रहा हूँ, करंट भी क्या था, सेम था। जो एंगल डिफरेंस था वो कितना था, जीरो था। कितना था, जीरो। अब देखो अगर मैं इसका फिगर ऐसे ही बनाना चाहता तो मैं ऐसे भी लिख सकता था। वो करंट क्या कर रहा है, लैग। वोल्टेज क्या कर रही है, लीड। तो मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ। इधर मैं क्या लिख देता हूँ, वोल्टेज, इधर क्या लिख देता हूँ, आई। कितने एंगल से, 90 डिग्री। अब बुक में चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, दोनों फिगर, दोनों क्या है, ठीक है। देखो मेन फंडा क्या है, वोल्टेज क्या करनी चाहिए, लीड करनी चाहिए। वोल्टेज क्या कर रही है, लीड कर रही है। कितने एंगल से लीड कर रही है, π/2 से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फेजर मेथड। एनालिटिकल में समझ आ गया फिगर, अब करेंगे फेजर मेथड। फेजर देखो, ये मैंने मान ली वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। किसकी वोल्टेज है, रेजिस्टेंस की। इंडक्टर की वोल्टेज क्या करती है, लीड करती है। तो ये मैंने क्या मान ली, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। और ये क्या मान ली, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। ऊपर वाली क्या मान ली, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। और ये क्या मान ली, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। इतनी बात समझ आई। अब मैंने लेट कर लिया, क्या कर लिया, लेट कि वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इज ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर है जो, वो इंडक्टर से क्या है, बड़ी है। अब एक चीज बताओ, ये कोई बॉडी है, मैं इसको 20 किलो न्यूटन फोर्स से ऊपर खींच रहा हूं और 40 किलो न्यूटन फोर्स से नीचे खींच रहा हूं, तो ये बॉडी कहां जाएगी, नीचे जाएगी। कितने फोर्स से जाएगी, 20 से। आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। अब नीचे वोल्टेज कितनी थी, VC, ऊपर कितनी है, VL। और मैंने लेट क्या किया है, VC किससे बड़ा है, VL से। तो ये यहां तक मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो ये वाली वोल्टेज हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, VC माइनस VL। यस या नो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, VC माइनस VL। और ये कितना है, यहां तक VR। ये कितनी है, VR। आई बात समझ नहीं आई भाई। ऊपर क्या लग रही थी, VL, नीचे क्या थी, VC। तो मैंने क्या मान लिया, VC क्या है, VL से बड़ी है। तो नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, VC माइनस VL। नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, VC माइनस VL। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहूं, यही होएगा, यस या नो। ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। ये एंगल जो होता है ये कितना होता है, फाई। कितना एंगल होता है, फाई होता है। ये कितना एंगल होता है, फाई होता है। और जो रिजल्टेंट होता है उसको मैं क्या लिखूंगा,
वी एम, क्या लिखूंगा, वी एम। इतनी बात समझ आई। यहाँ पे क्या था, वी आर। इंडक्टर में क्या करता है, लीड करती है वोल्टेज, ऊपर हुआ। कैपेसिटर में क्या करती है, लैग करती है, नीचे हुआ। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, वीसी माइनस वीएल आ गया। कितना आ गया, वीसी माइनस वीएल। अब ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो इसमें मैं दो चीजें लगा सकता हूँ, एक तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, और एक ये वाला फॉर्मूला, ध्यान हो तो, पंडित भरदीप प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब मेरे को क्या पता है, बेस पता है, और एंगल के जो सामने होता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं भाई, ये जो ट्रायंगल होती है ना, अगर थीटा के जो सामने वाला होता है वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। थीटा जिस पे गिर रहा होता है वो क्या कहलाता है, बेस। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज। तो मुझे ये वी आर है, ये देखो ये कितना है, वीसी माइनस वीएल। तो ये भी कितना होएगा, यहां से यहां तक वीसी माइनस वीएल, है ना। तो टेन फाइव किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, वीसी माइनस वीएल अपॉन में बेस। बेस कितना है, वी आर। बेस कितना है, वी आर। अब ओम्स लॉ आप लोगों को पता ही है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू में आई आर होता है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू में आई आर। तो देखो 10 वीसी, वीसी मतलब किसकी बात हो रही है, कैपेसिटर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कैपेसिटर की बात हो रही है। तो रेजिस्टेंस कौन सा होएगा, कैपेसिटर वाला। कौन सा रेजिस्टेंस होएगा, कैपेसिटर वाला। तो सर्किट किस में है, सीरीज में था, तो सब में करंट क्या रहेगा, सेम। 10th क्लास में पढ़ा था ना, सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। तो वीसी, वीसी जगह लिख दूंगा आई इंटू में एक्सी माइनस वीएल आई इंटू में एक्सएल अपॉन में वी आर। वी आर कितना हो जाएगा, आई इंटू में आर। तो ऊपर से क्या कॉमन आ गया, आई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। नीचे से भी आई क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो आई से आई कैंसिल आउट। तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई, एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाई इज एक्सी, फाई आ जाएगा tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। एक्सी का मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सएल का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, आर का मतलब तुम्हें पता ही है क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो 10 का वैल्यू कितनी आ गई, फाई की वैल्यू आ गई tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। अब देखो ये तो मैंने क्या लगा दिया वो, और क्या लगा सकता हूं मैं, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मुझे करंट की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, करंट की वैल्यू चाहिए। तो देखो फिगर क्या थी, ये एंगल कितना था, 90 डिग्री। यहां से यहां तक क्या था, वीसी माइनस वीएल। ये कितना था, वी आर। ये एंगल कितना था, फाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर के। ये कितना था, वीएम। कितना था, वीएम। तो मैं क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर कितना है, वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है, वी आर का स्क्वायर इक्वल टू में वीएम का स्क्वायर। यस या नो। बट मुझे निकालना क्या है, आई। क्या निकालना है, आई। अब देखो वोल्टेज पीक पे है तो करंट भी क्या होगा, पीक पे। अभी जो पीछे वाला डेरिवेशन था मैंने आई लिखा था, तो आई की जगह और मैं क्या लिख सकता था, आई एम। क्या लिख सकता था, आई एम, है ना भाई। क्योंकि करंट भी क्या होगा, वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर प्लस वीएम का स्क्वायर, वही ओम्स लॉ से। तो वीसी कितना हो जाएगा, आई एम इंटू में एक्सी माइनस वीएल कितना हो जाएगा, आई एम इंटू में एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस वी आर कितना हो जाएगा, आई एम इंटू में आर का स्क्वायर इक्वल टू में आई एम ही हो गया, और ये क्या रहेगा, वी एम का स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कितनी है वोल्टेज। ठीक है, तो उधर से क्या कॉमन आ जाएगा, आई एम स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं,
तो अंदर क्या बचेगा, एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस, इसको ये लिख सकता हूँ आई एम स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर। भाई ए बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, और ये कितना हो गया, वी एम का स्क्वायर। तो यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, आई एम स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर इक्वल टू में वी एम का स्क्वायर। तो आई एम स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, वी एम स्क्वायर अपॉन में एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई एम स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, वी एम स्क्वायर अपॉन में एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो आई एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लगेगा, तो वी एम स्क्वायर का कितना हो जाएगा, वी एम अपॉन में अंडर रूट एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। यस या नो। तो आई एम किसके इक्वल आ गया, वी एम अपॉन में अंडर रूट एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, ये क्या है, आई इजिकल टू में वी बाय आर, वी इजिकल टू आई आर होता है ना ओम्स लॉ में। तो अब तीनों में जो रेजिस्टेंस है तो इसको क्या बोलते हैं, जेड। क्या बोलते हैं, जेड। एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, मतलब जो एलसीआर सीरीज में रेजिस्टेंस होता है उसको हम किससे नोट करते हैं, कैपिटल जेड से। एंड कैपिटल जेड इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी आ गई, जेड इज इक्वल टू में इस पूरे को क्या लिख दिया, जेड। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई एम किसके इक्वल आ गया, वी एम अपॉन में जेड के। और अगर मैं यहाँ पे रूट टू से डिवाइड कर दूं बोथ साइड किससे डिवाइड कर दिया, रूट टू से। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, आई एम बाई रूट टू क्या होता है, आई आर एम एस। वी एम बाई रूट टू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस अपॉन में जेड। तो आई आर एम एस किसके इक्वल आ गया, वी आर एम एस अपॉन में जेड के। तो आई आर एम एस किसके इक्वल आ गया, वी आर एम एस अपॉन में जेड के। और जेड को क्या बोलते हैं हम, इम्पीडेंस। और जेड की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब देखो याद रखना, अगर उस केस के अंदर इंडक्टर नहीं है तो इंडक्टर कितना हो जाएगा, जीरो। कैपेसिटर नहीं है तो कैपेसिटर कितना हो जाएगा, जीरो। रेजिस्टेंस नहीं है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो। तो क्वेश्चन में जो भी लिखा होगा, अगर एलसी लिखा है खाली तो एलसी के लिए आर क्या हो जाएगा, गायब। और आरसी लिखा है तो एक्सएल क्या हो जाएगा, गायब। इतना कर लोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होता है, रेजोनेंस। क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, जैसे रेडियो सुना है आपने, रेडियो में क्या होता है 95.0 एफएम, इसमें हमारे को सुनाई देता है। अगर 94.9 किया तो वहां पे सुनाई देता है, पर लेकिन साथ में क्या आती है, नॉइस आती है। ऐसी 95.1 पे क्या आएगा, नॉइस आती है। मतलब एक्यूरेट किस में सुनाई देता है, 95 पे। तो एक्यूरेट कब सुनाई देगा, जब पावर क्या होगी, मैक्सिमम। पावर क्या होगी, मैक्सिमम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू में आर, आई स्क्वायर इंटू में आर। तो मुझे पावर को क्या करना है, इस पावर को क्या करना है मुझे, मैक्सिमम। क्या करना है, अगर रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा। पावर मैक्सिमम करनी है तो करंट भी क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम। करंट भी क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम। तो करंट का भी फॉर्मूला निकाला है मैंने, क्या निकला है, आई एम इक्वल टू में वी एम अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, चाहे मैं एक्सी माइनस एक्सएल लिखूं चाहे एक्सएल माइनस एक्सी लिखूं, बात सेम है या अलग हो जाएगा आंसर, सेम है। क्यों, क्योंकि क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। नेगेटिव वैल्यू भी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, चाहे मैं एक्सी माइनस एक्सएल लिखूं या एक्सएल माइनस एक्सी लिखूं। जितनी बात आई समझ में, ठीक है। तो अब आई एम की वैल्यू मुझे क्या करनी है, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होएगा, जब ये चीज क्या होगी, मिनिमम। भाई ये चीज जितनी कम होगी, ये वाली वैल्यू उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये जितनी कम होगी इतनी क्या होगी, ज्यादा। पर लेकिन मुझे ये क्या निकालनी है, ज्यादा निकालनी। ये ज्यादा निकालने तो क्या करनी पड़ेगी, कम। तो ये मिनिमम कब होगी, ये मिनिमम जब होगी जब एक्सी माइनस एक्सएल किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के।
एक्सी माइनस एक्सएल किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के। एक्सी माइनस एक्सएल जीरो का मतलब एक्सी किसके इक्वल आ जाए? एक्सएल के। एक्सी किसके इक्वल आ जाए? एक्सएल के। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई एम इक्वल टू में वी एम अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? जीरो हो गई। तो आई एम किसके इक्वल आ जाएगा? वी एम अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वेयर, तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल आउट, तो आई एम इजिकल टू में कितना आ गया? वी एम अपॉन में आर। आई एम इजिकल टू कितना आ गया? वी एम अपॉन में आर। ये नीचे क्या था? जेड। जब जेड किसके इक्वल आ जाए? जब जेड किसके इक्वल आ जाए? आर के। तो इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंट सर्किट। कौन सा सर्किट हो गया? रेजोनेंट सर्किट। कौन सा सर्किट हो गया? रेजोनेंट सर्किट। अब इसका हमें टाइम पीरियड भी निकालना पड़ेगा और हमें क्या निकालनी पड़ेगी? फ्रीक्वेंसी। तो देखो केस में क्या था? एक्सी और एक्सएल आपस में क्या है? इक्वल। एक्सी का मतलब 1 बाय ओमेगा सी, एक्सएल का मतलब ओमेगा इंटू में एल। ये जो तो कल क्वेश्चन पूछ रहा था। एक्सी का मतलब क्या हो गया? 1 अपॉन में ओमेगा सी, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। तो इसको उधर ले जाऊं, एल को इधर ले आता हूं, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में एल सी इक्वल टू में ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन में अंडर रूट एल सी। ये किसकी वैल्यू आ गई? ओमेगा की। ओमेगा मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यस या नो? ठीक है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया था 2 पाई अपॉन में ओमेगा, तो t इज इक्वल टू में 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू पुट करो, क्या है? 1 अपॉन में अंडर रूट एल सी। तो 1 अपॉन में अंडर रूट एल सी कहां चला जाएगा? ऊपर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया? 2 पाई अंडर रूट एल सी। टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी निकाल लिया तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू में क्या होता है? 1 बाय टी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी। और इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे? सर्किट कौन सा था? रेजोनेंट सर्किट। तो फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाएगी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। समझ आ गई? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट एल सी। रेजोनेंट सर्किट का मतलब जब एक्सी किसके इक्वल होएगा? एक्सएल के। और जेड किसके इक्वल आ जाएगा? आर के। और ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा? 1 अपॉन में अंडर रूट एल सी। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल सी। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है। तो जेड इक्वल टू आर जिस केस में होगा उसको कौन सा सर्किट बोलेंगे? रेजोनेंट सर्किट। या क्या बोल सकते हैं? एक्सी किसके इक्वल होएगा? एक्सएल के इक्वल होएगा। और क्या बोल सकते हैं? ओमेगा किसके इक्वल होएगा? 1 अपॉन में रूट एल सी। टाइम पीरियड किसके इक्वल होएगा? 2 पाई अंडर रूट एल सी। और फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होएगी? 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट एल सी। और उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ? ठीक है, आगे करते हैं। एक ग्राफ है ये है क्यू फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहां से? क्यू फैक्टर। ये मान लो ये क्या था? 94.9। ये कितना हो गया था? 95। ये कितना हो गया? 95.1। तो यहां से यहां तक हमारे को क्या दे रहा है? यहाँ पे थोड़ा सुनाई दे रहा है बट लेकिन नॉइस भी आ रही है। 95 पे एक्यूरेट सुनाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी क्या आ रही है? यहाँ पे मैंने मान ली एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी थी? ओमेगा 1। यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी थी? ओमेगा 2। अच्छे से बना लेते हैं। ये कितना हो गया? ओमेगा 1। ओमेगा 1 कितना हो गया? यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी थी? आई एम डैश। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। यहाँ पे क्या होगी? पी की वैल्यू होगी दैट इज आई एम। यहाँ पे पावर क्या होगी? मैक्सिमम। देखो
ये हमने यहाँ पे जब फिगर बनाया तो हमें पता लगा इस कंडीशन में जो पावर होती है क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, हाफ। पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्या होगी, हाफ। तो ये ग्राफ किसके बीच में हो गया, आई एम वर्सेस डब्लू ग्राफ। किसके बीच में, करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया। क्या हो गया, ग्राफ। ठीक है, तो यहां से मेरे को क्या निकालना है, क्यू फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, क्यू फैक्टर। तो क्यू फैक्टर किसके इक्वल होता है, क्यू फैक्टर होता है W अपॉन में डेल्टा W के, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा W। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा W। फिगर बनाओ, डन। तो क्यू फैक्टर किसके इक्वल आ गया, W अपॉन में डेल्टा W। W का भी हमने फॉर्मूला निकाला एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, कितना आया, 1 अपॉन में अंडर रूट LC। और डेल्टा W का फॉर्मूला याद रखना कितना होता है, R बाय L। क्या होता है, R बाय L। तो क्यू फैक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, W कितना है, 1 अपॉन में अंडर रूट LC इंटू में डेल्टा W कितना है, R बाय L। तो ये कितना हो जाएगा, L कहाँ चला जाएगा, ऊपर, अपॉन में क्या लिख सकता हूं, रूट LC इंटू में R। अब देखो इस वाले L को मैं ये लिख सकता हूं अंडर रूट L का स्क्वायर, कोई दिक्कत भाई, L को रूट L स्क्वायर लिख सकता हूं ना, अपॉन में क्या है ये, रूट LC। अब इस पूरे को क्या लिख देता हूं, 1 बाय R, ये पूरा रूट में आ जाएगा, ऊपर क्या है L स्क्वायर, नीचे क्या है LC। एक L से एक L कैंसिल। तो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 अपॉन में R रूट L बाय C। ये किसका फॉर्मूला हो गया, क्यू फैक्टर का। किसका फॉर्मूला हो गया, क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर फॉर्मूला कितना हो गया, 1 बाय R अंडर रूट L बाय C। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, पावर इन AC सर्किट, और क्या बोल सकता हूं मैं इसको, पावर फैक्टर। कौन सा फैक्टर, पावर फैक्टर। ठीक है, पहले इसको कर लो। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पावर इन AC सर्किट, और इसमें क्या निकालेंगे, पावर फैक्टर। इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखना। तो पावर का फॉर्मूला मुझे पता है, कितना होता है, V इंटू में I। तो V कितना होता है, VM साइन ओमेगा टी। I कितना होता है, IM साइन ओमेगा टी माइनस 5। मैंने जनरल केस ले लिया। ठीक है, 5 अगर 0 हो गया तो किसका केस हो जाएगा, जब AC सोर्स से कनेक्टेड होता है रेजिस्टेंस से खाली। अगर 5 हो गया पाई बाय 2 तो किसका केस हो जाएगा, करंट लैग किस में करता है, इंडक्टर में, इंडक्टर केस हो जाएगा। अगर 5 ले लिया मैंने माइनस पाई बाय 2 तो ये प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये किसका केस हो जाएगा, कैपेसिटर केस हो जाएगा। तो P इक्वल टू कितना आ गया, VM साइन ओमेगा टी IM साइन ओमेगा टी माइनस 5। अब मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा, P इक्वल टू में VM IM 2 साइन ओमेगा टी इंटू में साइन ओमेगा टी माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। यस या नो। यहाँ पे किसका फॉर्मूला लग जाएगा, 2 साइन ए साइन बी का। किसका फॉर्मूला लग जाएगा, 2 साइन ए साइन बी का। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी का। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। यस या नो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू में VM IM डिवाइडेड बाय 2 साइन ओमेगा टी कोस ए माइनस बी, तो ओमेगा टी माइनस 5। तो क्या बचेगा खाली, अरे यार ओमेगा टी माइनस माइनस 5, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी। तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस का 5। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, खाली क्या बचेगा 5। तो पहले क्या बचेगा, कोस 5 माइनस
कोस ए प्लस बी, तो ओमेगा टी कितना हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस 5। तो किसकी वैल्यू आ गई पी की, किसकी आ गई पी की। हमें वैल्यू कैसे कौन सी निकालनी होती है एवरेज, कौन सी निकालनी होती है एवरेज। तो P इजिकल टू कितना है वी एम आई एम डिवाइड बाय 2, अंदर क्या है कोस फाइव माइनस कोस 2 ओमेगा टी माइनस 5, यही आया। हमें क्या निकालनी है एवरेज वैल्यू। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ अंडर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एवरेज ऑफ वी एम आई एम 2 कोस 5 माइनस कोस 2 ओमेगा टी माइनस में 5, ठीक है। अब वी एम आई एम बाई 2 को दोनों को क्या कर सकता हूँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो पावर एवरेज किसके बराबर आ जाएगी वी एम आई एम डिवाइड बाई 2 इंटू में कोस 5 माइनस वी एम आई एम डिवाइड बाई 2 कोस 2 ओमेगा टी माइनस 5। और जो इसकी एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0 होती है। कितनी होती है 0। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0। तो यहाँ से पावर कितनी निकल के आ जाएगी वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कोस 5, ठीक है। अब देखो कितना आ गया एवरेज पावर वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कोस 5। नीचे क्या था 2 को ये लिख सकता हूं मैं √2 इंटू में √2, कोई दिक्कत। तो वी एम बाई √2 क्या हो जाएगा आई एम बाई √2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी बार इज इक्वल टू में वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू में कोस 5। तो इसी कोस 5 को हम क्या बोलते हैं, इस कोस 5 को हम क्या बोलते हैं, इसी कोस 5 को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। अब देखो अभी हमने सब सीरीज का सर्किट किया था। अब कहां बनाया था ये रहा। देखो इधर क्या है रेजिस्टेंस, ये एंगल कितना है 5। इधर क्या है VC माइनस VL, VC माइनस VL का मतलब क्या है यहाँ पे क्या आएगा XC माइनस XL। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या आएगा Z। अगर मैं बात करूं कोस थीटा की तो पंडित तो कोस किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। कोस किसके बराबर होता है, गलत लिख दिया क्या मैंने एच आएगा यहाँ पे। तो कोस किसके बराबर होता है कोस थीटा किसके बराबर होएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा कितना है 5, तो कोस 5 किसके बराबर आ जाएगा बेस कितना है r, हाइपोटेन्यूज कितना है z। तो कोस 5 किसके बराबर आ गया r बाय z के। कोस 5 किसके बराबर आ गया r बाय z के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पावर फैक्टर निकला कितना कोस 5 को क्या बोलते हैं पावर फैक्टर। और ये पावर फैक्टर किसके इक्वल होता है r बाय z। तो मतलब कोस 5 का फॉर्मूला कितना आ गया r बाय z। कोस 5 कितना आ गया r बाय z। करो फटाफट पावर का फॉर्मूला कितना आ गया वी आर एम एस इंटू कोस 5 पावर फैक्टर। कोस 5 की वैल्यू कितनी होती है r बाय z। अब ये बताओ ये क्या होता था वी आर, ये क्या होता था एंगल 5 एंड ये क्या होता था VC माइनस VL। ये क्या होता था Z या VL। Z मतलब रेजिस्टेंस की बात होती तो ये कितना हो जाता XC माइनस XL और ये कितना हो जाता R। अब देखो cos 5 का फॉर्मूला कितना निकला है cos 5 का निकला है R बाय Z। cos 5 किसके इक्वल निकला है R बाय Z के इक्वल। अगर इस डंडे को उठा के मैं यही ले आऊं मतलब 5 को कितना कर दूं 0। अगर 5 0 हो जाएगा मतलब खाली क्या बचेगा रेजिस्टेंस बचेगा। क्या बचेगा रेजिस्टेंस VR बचेगा। खाली क्या बचेगा VR। मतलब फर्स्ट केस हो गया इफ 5 इक्वल टू में 0 तो cos 5 कितना हो जाएगा
cos 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो cos 0 1 हो गया, तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई 1। cos 5 को हम क्या बोलते थे, इस cos 5 को क्या बोलते हैं, अभी लास्ट केस में बताया पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर कितना आ गया 1 आ गया, पावर फैक्टर कितना आ गया 1। तो cos 5 इज इक्वल टू में cos 5 इज इक्वल टू कितना हो गया r बाय z। अगर मैंने 5 को क्या ले लिया 0 ले लिया, 5 को 0 ले लूंगा तो क्या हो जाएगा ये cos 0 मतलब कितना हो गया 1, cos 0 मतलब 1। तो इस केस में जो पावर फैक्टर हो जाएगा कितना हो जाएगा 1, और पावर क्या हो जाएगी मैक्सिमम, पावर क्या हो जाएगी मैक्सिमम। और ये इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट। यस या नो, क्योंकि खाली क्या बचेगा, खाली रेजिस्टेंस बचेगा। क्या बचेगा रेजिस्टेंस। सेकंड केस क्या ले सकता हूं, 5 को मैंने कितना कर दिया पाई बाय 2 कर दिया, क्या कर दिया पाई बाय 2 कर दिया। पाई बाय 2 कर दूंगा तो उसको क्या बोलेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। कौन सा सर्किट प्योरली कैपेसिटिव। तो सेकंड केस क्या हो गया इफ 5 इक्वल टू में पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 भी दो केस में हो सकता है, एक इसमें कैपेसिटर में और एक इसमें इंडक्टर में। तो पाई बाय 2 पहले मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, मतलब प्योरली कैसे कर दिया कैपेसिटिव सर्किट। तो पावर फैक्टर कितना होता है cos 5, 5 कितना है पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 कितना होता है 0। तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 0। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं वोट लेस करंट। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं वोट लेस करंट। जब पावर फैक्टर कितना आ जाए 0 आ जाए, पावर फैक्टर कितना आ जाए 0, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे वोट लेस करंट। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा प्योरली इंडक्टिव। थर्ड केस क्या हो गया प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव में ही 5 की वैल्यू कितनी होगी पाई बाय 2, तो कितना हो गया cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 कितना होता है 0, मतलब पावर फैक्टर कितना आ गया 0। तो ये भी क्या हो गया वोटलेस करंट। तो वोटलेस करंट के कितने केस हो गए दो केस। कब, या तो प्योरली क्या हो कैपेसिटिव हो या प्योरली क्या हो इंडक्टिव हो। 5 कितना रहेगा पाई बाय 2, पाई बाय 2। लास्ट केस 4 रेजोनेंस। किसके लिए रेजोनेंस। रेजोनेंस अभी हमने किया था, रेजोनेंस में क्या निकला था रेजोनेंस किया था ना अभी। रेजोनेंस में क्या निकला था जेड किसके इक्वल होता है आर के। रेजोनेंस में जेड किसके इक्वल होता है आर के। तो जेड इज किसके इक्वल होएगा आर के। और मेरे को cos फाई का फॉर्मूला पता है, cos फाई किसके बराबर होता है आर बाय जेड के। तो रेजोनेंस के लिए आर किसके इक्वल होएगा जेड के। तो cos फाई किसके इक्वल आ गया जेड बाय जेड, कट के कितना आ गया 1। cos फाई कितना आ गया 1। cos फाई 1 कितना कब होता है cos 0 पे। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई 0। cos फाई की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो यहाँ पे पावर फैक्टर cos फाई की वैल्यू कितनी आई 1 आई। तो पावर फैक्टर कितना हो गया 1। पावर फैक्टर कितना हो गया 1। इस केस में पावर क्या होगी मैक्सिमम। तो पावर मैक्सिमम दो केस में होगी। कौन से केस में दो केस में, एक रेजोनेंट सर्किट रेजोनेंस के केस में, रेजोनेंस के केस में जेड किसके बराबर होएगा आर के। और एक केस में के तीन केस किया हमने, एक तो वो किया रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट में क्या था 5 पाई बाय 2, इंडक्टिव सर्किट में 5 पाई बाय 2। तो पावर फैक्टर कितना आया 0। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं वोटलेस करंट। दो केस बचा, एक हमारे में पावर फैक्टर 1 निकला, एक इसमें खाली रेजिस्टिव सर्किट में और एक इसमें रेजोनेंस के केस में। क्योंकि रेजोनेंस के केस में आर किसके इक्वल होता है जेड के। ठीक है, तो आर जेड के इक्वल है, तो cos फाई क्या होता है आर बाय जेड। तो जेड बाय जेड कट के कितना हो गया 1। तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। आई बात समझ। ठीक है, करो जो। अब इसके बाद क्या करेंगे ट्रांसफॉर्मर। तो टोटल कितने केस हो गए पावर फैक्टर के 4 केस, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, रेजोनेंस का केस और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है घर पे लगे होते हैं, बाहर खंबे पे लगा हुआ है ना, ये ट्रांसफॉर्मर है। जो हमारी वोल्टेज आ रही है बाहर से,
घर पे कितनी वोल्टेज चाहिए, 220, 230, 240 इतनी। और जो ये वायर है, मोटी मोटी वायर लगी हुई है, इन पे जो वोल्टेज आ रही है कितनी आ रही है, 12,000 वोल्टेज का करंट आ रहा है। कितना आ रहा है, 12,000 वोल्टेज। तो इसको वोल्टेज को क्या करना है, डाउन करना है। तो इसलिए किसकी हेल्प लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर की। अब जैसे एसी में लगा हुआ है तो लाइट डिम आती है, तो उससे बचाने के लिए तो ये ट्रांसफॉर्मर क्या काम करने लगेगा, वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, डेट कंट्रोल द वोल्टेज, जो वोल्टेज को क्या करें, कंट्रोल करे। अब कंट्रोल दो मेथड में कर सकता है, वोल्टेज को क्या करें, कंट्रोल करे। अब दो मेथड में, ये वोल्टेज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, या वोल्टेज को क्या करेगा, डिक्रीज। जब वोल्टेज को डिक्रीज करेगा, वोल्टेज को क्या करेगा, डिक्रीज। वोल्टेज क्या हो रही कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कौन डिक्रीज कर रहा है, ट्रांसफॉर्मर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, वोल्टेज डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, हाँ वोल्टेज डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अगर वोल्टेज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो देखो ये ट्रांसफॉर्मर है, तो जो इनपुट है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं, आउटपुट को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। एनपी का मतलब नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, एनएस का मतलब नंबर ऑफ टर्न इन। ये बना किसका होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का। किसका बना होता है, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर कौन सा मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो एनपी का मतलब नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, एनएस का मतलब नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस होता है, तो कौन से प्रिंसिपल पे बेस होता है, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे बेस होता है। कौन से प्रिंसिपल बेस होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। आई बात समझ में, 3 पॉइंट याद रखने हैं। वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, वोल्टेज डिक्रीज हो रही है तो कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, एनपी का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एनएस का मतलब नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। अगर कौन से मटेरियल का बना होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का। कौन सा मटेरियल होता है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। कौन से प्रिंसिपल पे बेस है, तो कौन, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल बेस में। ठीक है, करो जोड़ डाउन तक। फैराडे लॉ याद है, तो अकॉर्डिंग टू, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे लॉ क्या बोलता था, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस वोल्टेज किसके बराबर होता है, माइनस एन डी फाइव अपॉन में डी टी। किसके बराबर होती है, माइनस एन डी फाइव अपॉन में डी टी। अब यहाँ पे कितनी कोइल है, दो कोइल है। एक कौन सी कोइल है, प्राइमरी कोइल, और एक कौन सी कोइल है, तो प्राइमरी के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एनपी। सेकेंडरी के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एनएस। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इंड्यूस ईएमएफ लिखना चाहता हूँ प्राइमरी का, तो ईपी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एनपी डी फाइव अपॉन में डी टी। ईएस किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एनएस डी फाइव अपॉन में डी टी। फ्लक्स दोनों में क्या रहेगा, फ्लक्स चेंज दोनों में क्या रहेगा, सेम। जितना फ्लक्स उधर चेंज होएगा उतने का उधर उस साइड चेंज होएगा। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। तो ईपी मेरे को निकालना क्या है, प्राइमरी तो मैं दे रहा हूं, मुझे पता होगा, मुझे क्या चाहिए, आउटपुट वाली, मतलब क्या निकालना है, ईएस। तो ईएस को ऊपर लिख लेता हूं, नीचे क्या हो जाएगा, ईपी इक्वल टू में ईएस वाला ऊपर आएगा, माइनस एनएस डी फाइव अपॉन में डी टी अपॉन में माइनस एनपी डी फाइव अपॉन में डी टी। मैंने क्या कर दिया, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दिया, आपस में डिवाइड। अब देखो, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डी फाइव अपॉन डी टी से डी फाइव अपॉन डी टी कैंसिल आउट। तो ई एस अपॉन ईपी किसके बराबर आ गया, एन एस अपॉन में एनपी। ठीक है, तो यहां से क्या रिजल्ट आ गया, ई एस किसके बराबर आ गया, एन एस अपॉन एनपी इंटू में ईपी। ई एस किसके बराबर आ गया, एन एस अपॉन एनपी इंटू में ईपी।
अब देखो, अगर एनएस बड़ा हो गया, एनएस मतलब नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, बड़े हो गए किससे, प्राइमरी कॉइल से, तो ये बड़ी होगी ये छोटी होगी, तो ये क्या आएगा, बड़ा, मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, ज्यादा। जब आउटपुट वोल्टेज क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। बोल क्यों नहीं रहा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। देखो ईएस कितना आया है, ईएस आया है भाई हमारा एनएस अपॉन एनपी इंटू में ईपी। केस क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई, बड़ी होगी, नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई, छोटी होगी, तो ईएस क्या आएगा, बड़ा आएगा, मतलब ईएस ग्रेटर देन किसके आ गया, ईपी से, मतलब आउटपुट वोल्टेज किससे ज्यादा है, इनपुट वोल्टेज से, तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। सेकंड केस, अगर एनएस की वैल्यू एनपी से क्या हो गई, छोटी, मतलब प्राइमरी कॉइल क्या हो गया, बड़ा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा, मतलब ईएस क्या आएगा, छोटा आएगा, किससे, ईपी से, मतलब ये इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज क्या है, छोटी है, किससे, इनपुट से, तो ये कौन सा ट्रांसफर हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। बात समझ आ गई, और रिलेशन क्या निकला है, ईएस अपॉन ईपी किसके बराबर होता है, एनएस अपॉन में एनपी के बराबर। ठीक है, अब मैं एक आइडियल कंडीशन मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जितनी मैंने पावर इनपुट में दी उतनी मेरी किस में निकल गई, आउटपुट में। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कभी भी, बट मैं आइडियल कंडीशन मान लेता हूं कि इनपुट पावर किसके इक्वल है, आउटपुट पावर के। इनपुट पावर किसके इक्वल है, आउटपुट पावर के। ये कौन सी कंडीशन होती है, आइडियल कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है, आइडियल कंडीशन। पावर का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, कितना होता है, V इंटू आई। यहाँ पे V क्या है, ईएमएफ से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो ईपी इंटू में आईपी इज इक्वल टू में ईएस इंटू में आईएस। तो यहां से ईएस अपॉन ईपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ईपी इधर गया तो आईएस कहाँ आएगा, इधर, तो कितना आ जाएगा, आईपी अपॉन में आईएस। तो ईएस अपॉन ईपी मतलब इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन में प्राइमरी कॉइल किसके बराबर आया है, आईपी अपॉन में आईएस। और यहीं पर मैंने एक और केस निकाला था अभी, ईएस अपॉन ईपी किसके बराबर होता है, एनएस अपॉन एनपी के। ये इक्वेशन क्या मान ली, ए, इक्वेशन क्या मान ली, बी। दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन कर दूंगा तो रिलेशन क्या आ जाएगा, ईएस अपॉन ईपी किसके इक्वल होता है, एनएस अपॉन एनपी किसके इक्वल होता है, आईपी अपॉन में आईएस। भाई इधर देख लो, ये कंडीशन किसकी ली थी, आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन मतलब इनपुट पावर इज इक्वल टू में आउटपुट पावर। पावर का फॉर्मूला कितना होता है, V इंटू आई। V का मतलब वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, ऐसी वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। तो वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल मैंने क्या मानी है, ईपी। अभी कराया ना यहाँ पे फॉर्मूला किया जब मैंने, वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल कितनी मानी, ईपी। सेकेंडरी कॉइल में कितनी मानी, ईएस। प्राइमरी में करंट कितना मान लिया मैंने, आईपी, और सेकेंडरी में कितना करंट मान लिया, आईएस। तो यहां से रिलेशन क्या है, ये रिलेशन निकल के आ गया आपका। तो ईएस अपॉन ईपी किसके बराबर होता है, एनएस अपॉन एनपी के इक्वल टू किसके होता है, आईपी अपॉन आईएस के। अब देखो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर है, तो ट्रांसफॉर्मर में क्या हो सकता है, एनर्जी का लॉस। तो एनर्जी का लॉस किस किस तरीके से हो सकता है, चार केस है, फ्लक्स लीकेज, सेकेंड एडी करंट, थर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, और फोर्थ हिस्ट्रीज कर्व। ठीक है, तो एनर्जी लॉसेस, एनर्जी लॉसेस, एनर्जी लॉसेस किस किस वजह से हो सकते हैं, एडी करंट, दूसरा हिस्ट्रीज कर्व, तीसरा रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, फोर्थ फ्लक्स लीकेज। ठीक है, ये तुम्हारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल और पीवाईक्यू करेंगे। न्यूमेरिकल थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है, न्यूमेरिकल एंड क्या बचा है, पीवाईक्यूज बचे।
ये अभी हमें करना है। थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बात समझ आ गई? देखो टॉपिक बिल्कुल आसान है, ढंग से एक बार एनसीईआरटी का टाइम मिले तो एनसीईआरटी पढ़ लेना और इनको एक बार और देख लेना। करो फटाफट अभी।